अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति जगत की खबरों की ओर, जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश यादव प्रदेश सचिव ने की है प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता राजेश यादव ने दिया है बड़ा बयान। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक विशेष रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं दो दिग्गज नेताओं से, मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का जहां मिलाव हुआ है। दो लोग आज दो दोस्त मिलने वाले, लेकिन हम आपको ऑन कैमरा बताने जा रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति हो चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, सपा हर जगह सक्रिय है अपने नेताओं को लेकर, अपने काम को लेकर। जहां पीडीए को लेकर महिलाओं के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि महिलाओं के होने वाली समस्याओं को लेकर भी पीडीए की तरफ वर्क हो रहा है। जहां अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि महिलाओं के होने वाले अत्याचार हो उत्तर प्रदेश में या उनकी जरूरतों के समान हो, जहां मौजूदा सरकार उस तरह रुख नहीं कर रही है, लेकिन पीडीए के माध्यम से समाजवादी पार्टी उन महिलाओं को लेकर आगे आएगी जिनको समस्याएं हैं। महिलाओं सुरक्षा हो, आरक्षण हो, जो भी दिल है सब समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए के तहत उनको दिया जाएगा। आज हमारे साथ उत्तराखंड के दिग्गज नेता हाजी अब्दुल मतीन जी है, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का सफर कैसा रहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तराखंड की राजनीति को लेकर चर्चा करते हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज उत्तर प्रदेश में आपने कदम रखा, ठंड तो है ही, किस तरह से देखा और आज मुलाकात करने आए राजेश यादव जी से, क्या सर इसके विषय रहेगा? सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना समय निकाला है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग भी उत्तर प्रदेश से कटकर ही उत्तराखंड में गए हैं, और जब तक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ था, हमें अच्छी तरह मालूम है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय रहते हुए जितना विकास उत्तराखंड का हुआ है, आज तक कोई पार्टी पर्वतीय क्षेत्रों में इतना विकास नहीं कर पाई। और आज लोग दबी दबान से इस बात को वहाँ कहने लगे हैं कि इससे अच्छा तो हम उत्तर प्रदेश में थे। तो कहीं ना कहीं लोगों की पीड़ा है और पीड़ित है। और जहाँ तक आपने अभी पीडीए की बात चल रही थी, आप पीडीए की बात कर रही थी, तो ये आज से नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम से दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक सारे लोग समाजवादी पार्टी में ही अपने आप का विकास समझते थे और अपने आप को सुरक्षित समझते थे। तो आज लोगों को ये बात समझ में आने लगी है कि धर्म की राजनीति हो या अन्य भावनाएं भड़काकर कोई राजनीति करे, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है सब कुछ। क्योंकि आज लोग बेरोजगार हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, अराजकता फैली हुई है, महिलाएं असुरक्षित हैं, मतलब कोई कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, बुरी तरह हर चीज़ से लोग त्रस्त हैं। लेकिन एक सिर्फ आप धर्म के नाम का झुंझुना देकर लोगों को ज़्यादा लंबे टाइम भ्रमित नहीं कर सकते। तो हमारा मानना यही है। एक राम मंदिर का मसला था, राम मंदिर भी अब तैयार हो गया। इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा मुद्दा इन लोगों के पास आएगा। लोगों को समझ में आ जाएगा, जब लोगों को इन्होंने राम मंदिर के नाम पर भी जितना चंदे किए हैं, जितने कलेक्शन की है, जब इसके आंकड़े निकल कर एक बार सामने आएंगे और ये बात तय है कि अब इंडिया गठबंधन बना है, 2024 में निश्चित रूप से सरकार पलटेगी, इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। उसमें उस टाइम जब इन लोगों के चिट्ठे खोले जाएंगे, तब जनता भली बात ही समझ जाएगी। जिस तरह से आज ये कहते हैं कि कांग्रेस और विपक्ष का सूपड़ा साफ करना है, सारा विपक्ष ख़त्म करना है, तो निश्चित रूप से 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपनी एक एक सीट बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और भाजपा को इस बात का पछतावा भी होगा, और शायद मेरा ख्याल से उसके बाद कोई भी पार्टी इस तरह का संकल्प नहीं लेगी कि किसी दूसरे को ख़त्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत साम दाम दंड भेद लगाकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम करें। सर, कल एक मुलाकात हुई थी बसपा के एक पूर्व नेता, तो उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर राम जो झंडे लग रहे हैं वो झंडे ज़बरदस्ती लगाए गए, यानी कि उनका मन नहीं था कि उस समय वो राम नाम वो झंडे जो लग रहे थे वो ज़बरदस्ती लगाए। आसपास वालों की तरफ से भी उनको कहा कि नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो क्या सर आपको लगता है कि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, आवाज़ें आई, कई लोगों ने कहा कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा समय है, पूरा निर्माण होने के बाद ही इसको मतलब पूरा होना चाहिए, मूर्ति की स्थापना हो, लेकिन फिर भी सर मुझे लगा कहीं किसी ने सुना नहीं, अनसुना हुआ, सबका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उधर से आवाज़ें, बहुत से नेता नहीं पहुँचे, बहुत से लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो सर किस तरह देखते हैं कि उनकी तरफ से आवाज़ आई कि भाई हम क्यों, भगवान बुला रहा तो आपको आना चाहिए, जो नहीं है उनको गलत साबित किया गया कि आप नहीं आए यानी कि आप गलत हो, आप राम के खिलाफ हो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ लोग व्यवस्थाओं की वजह से भी नहीं पहुंचे। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी यही कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम लोग, क्योंकि जो माहौल था उससे ये लगता था कि पता नहीं
किस बला की भीड़ भाड़ टूटेगी, कितनी भीड़ भाड़ होगी, कितनी अराजकता होगी। तो कुछ लोगों ने अपने अखिलेश जी ने कहा कि हम सपरिवार वहाँ जाएंगे, और तमाम नेताओं ने भी इस तरह की बातें रखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने उसका विरोध किया, लेकिन सबसे बड़े विरोध की बात यह थी कि जब हमारे चारों शंकराचार्य इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अभी मंदिर इनकम्प्लीट है, अधूरा है, उसका उद्घाटन नहीं हो सकता है, तो शंकराचार्य से ऊपर कोई नहीं हो सकता। उनकी जब अनदेखी की गई है तो लोगों को ये बात भी आज समझ में आने लगी है, ये तो ऊपर वाले की कृपा रही कि सब कुछ शांतिपूर्वक, सब आसानी के साथ सारे काम निमट गए। ऊपर वाला न करे अगर कोई घटना किसी तरह की घटती तो फिर यही होता कि लोग दोष तो इन्हें देते देते शंकराचार्य भी शायद इन लोगों की सबकी टांग खिंचाई होती कि ये काम नहीं होना चाहिए था। इस समय असमय आप लोगों ने ये काम किया, उसका दुष्परिणाम आए। 2027 आ रहा है, उनको लगता है कि जो चुनाव इस समय मौजूद है या आने वाला जो चुनाव इस समय है, उनको लगता है इससे बहुत उनकी वोट बैंक में इनको बहुत इजाफा होगा, बहुत वोट मिलेंगे धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे। तो आपको लगता है सर अभी भी जनता कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे और मंदिरों के नाम पे वोट दे रही है? नहीं, देखिए जनता ज़रूर दे रही होगी वोट, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सब धर्म के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। आज भी स्थिति है कि अगर धर्म के नाम पर जो इन्होंने अपने अभी झंडों वाली बात की है, तो मैंने स्थिति ये देखी कि लोगों को मजबूर किया गया झंडे लगाने के लिए। मतलब उसे ये डराने लगे कि मतलब तुम हिंदू ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के लोगों ने झंडे नहीं लगाए, बसपा वालों ने झंडे नहीं लगाए, समाजवादी वालों ने लगाए। धर्म का मामला तो एक ऐसा मामला है क्योंकि एक हिंदुस्तान के 3 हिस्से रहे हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो ये तीनों जगह ऐसी हैं कि धर्म के आस्था के नाम पर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो धार्मिक भावनाएं भड़काना तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन आप उसे चाहें कि अगर वोट में कन्वर्ट करना चाहें तो आज की जनता बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। सोशल मीडिया है, अगर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम अगर एक तरफ रख दें कि उन पर कब्जा हो गया, गोदी मीडिया लोग कहने लगे हैं, तो निश्चित रूप से आज ये सोशल मीडिया है और आपस की जो लोगों की बातचीत है उससे कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है कि जहाँ लोग महंगाई से, बेरोज़गारी से, लोगों के नौकरियां नहीं मिल रही हैं, 15-15 लाख का लोगों को प्रलोभन देकर कहीं से कहीं तक आज कुछ नहीं मिला। गैस सिलेंडर 1100-1200 रुपये का लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और तमाम समस्याएं ऐसी हैं जो जन समस्या है। तो लोगों को आज इस बात को समझने लगे हैं कि जब हमारे पास काम नहीं है, कुछ नहीं है। आज जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं। हमारे बच्चों को एक ही काम दे दिया गया है कि तुम जय श्री राम करो, दंगे करो, मंदिरों को आगे बढ़ाओ, मस्जिदों को तोड़ो, मज़ारों को तोड़ो, बाकी लोगों को इन काम पर लगा दिया। तो हम यही कहना चाहते हैं, अगर यही इसी में सब लोगों को पुण्य मिलना है तो ये बड़े नेता, बड़े अधिकारी अपने बच्चों को आगे क्यों नहीं करते उसमें। सर मेरा सवाल आपसे एक बस आखिरी सवाल ये रहेगा, 2000 जो चुनाव अभी आने वाला है सर, उसमें आपको क्या लगता है इस बार समाजवादी पार्टी का क्या भविष्य रहेगा? क्या लोगों के अंदर अब जागरूकता जागेगी कि नहीं, अब या राशन के नाम पे या धर्म के नाम पे वोट नहीं देना है, हमें अब कुछ काम को लेके बात करनी चाहिए, विकास को लेके बात करनी चाहिए, बेरोजगारी को लेके बात करनी चाहिए, महिला सुरक्षा को लेके बात कर। ये आंकड़े कहते हैं कि महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं जानती हूँ कि उत्तर प्रदेश में अभी भी चाहे खबर छपे या ना छपे, पर डे महिलाओं पर होने अत्याचार कहीं कम नहीं हो रहे, आंकड़े कुछ कम नहीं है, सेम वही है। देखिए, ये आप 2012 से लेकर 17 तक के आंकड़े उठा लीजिए, जितने काम माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा को लेकर हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे लैपटॉप हो, टैब हो, और कहना चाहिए वृद्धा पेंशन हो, बेरोज़गारी भत्ता हो, मतलब तमाम सारी चीज़ें, किसानों को भत्ता दिया हो, सिंचाई फ्री की हो, मतलब बेहिसाब कामों का, सड़कों का जाल इतना बिछाया गया, ओवरब्रिज पुल इतने बेहिसाब बनाए गए, एक्सप्रेसवे बनाए गए। ये सरकार ये नहीं बता सकती कि दूसरा टर्म लोगों का चल रहा है, लगभग 7 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक ईंट कहीं नहीं लगाई। पुराने कामों को, यहीं लखनऊ का मेट्रो का मसला ले लीजिए, सारा काम अखिलेश यादव जी ने किया, उद्घाटन इन लोगों ने किया। ये सिर्फ उद्घाटन मंत्री बनकर रह गए, और आज जनता इस बात को भली भांति समझने लगी है कि अब ये खाली फ्री के राशन से या नारेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। बच्चों को रोज़गार चाहिए, बच्चों को पढ़ाई चाहिए, और उन्हें अपना भविष्य सुधारना है। तो निश्चित रूप से इस बार महिला खास तौर से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है, और जितने भी मैं देखता हूँ कि आज भी जितनी इनोवा गाड़ी हैं और हैं, पुलिस के पास 1090 है, 112 है, एम्बुलेंस है 108, सारे के सारे सब अखिलेश यादव जी के टाइम की है। आज उसमें कहीं भी इजाफा नहीं हुआ है, और सारी की सारी वही सुविधाएं आज जनता देखना चाहती है। और निश्चित रूप से ये बात तय है कि अब ये सरकार पलटेगी, जिस समाजवादी पार्टी का उसमें भागीदारी होगी केंद्र में, और आने वाला समय उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का है। तो निश्चित रूप से जो जो सुविधाएं उस टाइम में मिली है
उससे बढ़ चढ़ कर ही यहाँ की जनता को मिलेंगी। और जनता इस बात को भली बात ही जानती है कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा जनहित के काम किए हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के कामों को आगे बढ़ाया है। और उन्हें उम्मीद है कि माननीय मुलायम सिंह यादव से आगे बढ़कर अखिलेश जी यादव जी काम करने वाले हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में भी मौका मिलेगा और केंद्र में भी मौका मिलेगा। सर, जब भी कोई नेता वर्क करता है या जनता का चाहता है तो कोई पार्टी, तो ईडी की तरफ से या उनकी परेशान करना शुरू कर दिया जाता है, या ईडी से उसको डरा के बैठा, बहुत से, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले सर, अधिकतर जितने भी उसमें नेता हैं सब ईडी के शिकंजे में है सर। कोई जेल में है, कहीं किसी के ऊपर है, तो जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो ईडी का प्रहार होता है। इस पर कोई आवाज़ क्यों कोई बोलता क्यों नहीं कि नहीं, अब नहीं भाई, अब तुम लोग ये गलत कर रहे हो। अब ये कोई भी नेता आवाज़ उठाता है, ईडी की तरफ से दबाव पड़ जाता है। घर में छापे पड़ रहे हैं, ऑफिस में पड़ रहे हैं, जेलों में लोग, अब अभी अधिकतर लोग जेल में हैं जो आवाज़। देखिए, अब हमारा तो इसमें यही कह सकते हैं, ये तो उनका एक अपना ट्रेंड बन गया है कि ईडी है, इनकम टैक्स है, और जितनी भी सीबीआई है, जितनी संस्थाएं उनके पास है। तो इसके लिए तो सारी पार्टियों को, जो गठबंधन एक बनाया है, सबको यूनाइट होना पड़ेगा और सब लोग एकजुट होकर आवाज़ उठाएंगे, तभी इससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिल पाएगा। नहीं तो ये तो बात तय है कि जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी में, मेरे ख्याल से शायद किसी पार्टी में नहीं है। और ये एक ऐसी वॉशिंग मशीन है आज इनके पास कि कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा करप्शन के उस पर चार्ज लगे हों, अगर वो दूसरी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो नीट एंड क्लीन हो जाता है, उसके ऊपर कोई आरोप नहीं रहता। तो हम तो यही कहते हैं कि सारे लोगों को इस पर एकजुट होना चाहिए, इसके लिए भी। और ईवीएम का भी, जहाँ तक बार बार आवाज़ उठती है, ईवीएम के लिए भी सारे लोगों को इकट्ठा होकर एक बार इलेक्शन का बाइकाट कर देना चाहिए। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि एक बार ईवीएम का अगर लोगों को हट गई यहाँ से, तो फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आने वाली नहीं है। राजेश जी से जानेंगे उनका क्या कहना है सर, और क्या कहना चाहेंगे सर ने, अभी हमने राजनीति की बात की, उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक की बात होगी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपसे मुलाकात, काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है, तो सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतीन भाई एक नेता ही नहीं, बहुत बड़े इंसान है। आपको तो मैं केवल सुना रहा हूँ, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। जब ये 500 मीटर चलते हैं तो इनको चलने में 1-1.5 घंटा लग जाता है। इतना जनप्रिय है ये उत्तराखंड में। कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा, कोई कुछ कह रहा है, कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड की सरकार में हो, इतने ताकतवर है। सरकार एकदम हालत ख़राब है। और जिस तरीके से अभी आंदोलन हुआ, पटरी के आसपास जो बासिंदे थे उनको उजाड़ने का काम हुआ, तो ये शेर हमारा वहाँ दहाड़ने लगा और मामला इस समय कोर्ट में है। मुझे पूरी उम्मीद है इस नेक इंसान के पक्ष में फैसला जाएगा। अगर नहीं जाता है तो ये नेक इंसान कब कहाँ पर दहाड़ने लगेगा कोई नहीं जानता है। मतीन भाई की हमारी जो दोस्ती है, जो भाईचारा, मेरे तो भाई लगते हैं, ये आज का नहीं है। इन्होंने एक फ़ोटो भेजी हमको, वो फ़ोटो आज से 15-20 साल पुरानी थी, और उस फोटो में हम भी थे और ये थे, बहुत छोटे लग रहे थे, और बीच में अखिलेश जी थे। तो ये फ़ोटो से दिखाता है कि हम लोगों का संबंध। अभी गया था आपके यहाँ, बेटे की शादी थी, तो तब बहुत सालों के बाद मैं आपके यहाँ गया। अखिलेश जी भी गए, दूसरे दिन हम गए। तो एक बहुत नेक इंसान है। आपको पता है उस नेक नियति का अर्थ? जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, और उत्तराखंड की धर्म भूमि कौन सी है? हरिद्वार। वहाँ से समाजवादी पार्टी का सांसद पहली बार बना था 2004 में, और वो भी जहाँ धर्म की इबादत होती हो, धर्मी धर्म है। बाडी साहब वहाँ से हमारे सांसद हुए थे, रुड़की के रहने वाले। तो नेताजी हमेशा कहा करते थे कि उस दिशा में चलो जहाँ कोई नहीं चलता है। लकीर के फ़कीर बनने से कोई फ़ायदा नहीं। अक्सर वो कहते थे, हमें याद है कि जब हेलीकॉप्टर से उतरे तो हमारे कान में बोले कि यहाँ मतीन भाई के यहाँ आ रहे हैं, बहुत ही सावधान रखना, यहाँ पूरा का पूरा जनमानस उनके साथ है। और जनमानस का फैसला आपने अभी थोड़े दिन पहले देख लिया। मैं उनका लखनऊ के माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के कार्यालय पर स्वागत भी करता हूँ, और बहुत जल्दी एक बड़ी जनसभा में बिलग्राम में करूँगा, जहाँ के आप देख रहे हैं कि रजनी तिवारी, पाठक जी और नरेश अग्रवाल जी का बेटा 3 मंत्री हैं।
और मेरी कोशिश रहेगी कि उसी टक्कर की जनसभा मैं अकेले आदरणीय मतीन सिद्दीकी के उसमें एक संदेश देना चाहता हूँ। आजम खां के बाद कोई हमारे पास नेता नहीं बचा है। वो नेता की कमी हमारे मतीन सिद्दीकी पूरा करेंगे। मैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को आप निमंत्रण देने आए हैं, बहुत प्यार करते हैं इनको। अखिलेश जी की तो आत्मा में बसते हैं। मैं अखिलेश जी को बधाई देता हूँ कि आपने इतने बड़े शेर को आपने उत्तराखंड का प्रभार सौंपा है। आप उत्तराखंड से इस बार एक नया इतिहास लिख कर आएंगे। आपके विधायक भी जीतेंगे, आपके एमपी भी जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मतीन भाई का लखनऊ की सरजमी पे। तो ये हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी के दो दिग्गज नेता राजेश यादव जी और हाजी अब्दुल मतीन जी, जिन्होंने बताया उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके, आने वाले बदलाव को लेके, आने वाले चुनाव को लेके, भाजपा सरकार के पीछे भी किन लोग वजह से वो पार्टी में अभी भी हैं या क्या है इस समय, तो वो सारी बात हमने की है। और आपको भी कैसा लगा बताना ना भूलिए हमारा चैनल, और इस खबर के नीचे अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी भी कोई राय है तो देना ना भूलिए। नमस्कार।